नमस्कार जी, नमस्कार। अश्विनी कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर। अमर कैसा चल रहा है? तो भवन की पुत्री कौन हुई? तुम्हें जवाब दे दिया मैंने प्रश्न का। क्या तुम्हें समझ में आया? मैंने कहा भवन की पुत्री कौन हुई? म्यूट पर हो। भूमि। भवन की पुत्री कौन हुई? भावना। कैसे सर? अच्छा। भवन की पुत्री भावना हुई। तुमसे मैंने कहा था ना, भावना किसकी पुत्री है बताओ। और ये भी कहा था, सवाल का जवाब सवाल में ही है। तो भवन कैसे सर? भवन की पुत्री हुई भावना। जैसा हम तुम्हारा भवन जितना मैनेज ऑर्गेनाइज्ड, जितना क्लटर फ्री, उतने ही तुम्हारे इमोशंस वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लटर फ्री और कंड्यूसिव। क्या समझ में आया? ये वास्तु का मूल है। ये तुम लोगों को मैं कोर बताता हूं क्या है। अब हमेशा याद रखना, जैसा भवन होगा वैसी तुम्हारी भावना होगी। यानी तुम्हारे इमोशंस को तुम्हारा जो घर है वो अच्छे से इफेक्ट करता है। तुम क्या चाहते हो, ये तुम्हारा भवन बताएगा। किसी के घर में घुसोगे, किसी के घर में जाओगे, एंट्री करोगे, तो तुम्हें पता पड़ते चलेगा इसका मन कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना निर्मल है। निर्मल मतलब बिना मल का, गंदगी के बिना, वो निर्मल। हाँ? घर के अंदर क्लटर है, जाले हैं, इस तरह से फैला हुआ है घर, गंदगी मची हुई है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हाँ, स्मेल है। तो यानी कि उस व्यक्ति का जो चित्त है वो भी मल ही होगा, निर्मल ही होगा। प्रियंका कैसे हो तुम? 9 बजे क्लास शुरू हो गई थी। हाँ, 9 बजे क्लास शुरू हो गई थी रजत। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ। तो भवन की पुत्री कौन हुई प्रियंका? भवन भवन की पुत्री। भवन इज धरती। भवन इज हाउस। योर हाउस। हाउस की पुत्री हाँ, पता नहीं। भवन की पुत्री हुई भावना। तुम्हारे इमोशन, भावना। तुम्हारे घर की पुत्री हुई, ऐसे समझो। हाँ? ओके तो मैं यही ओके। इसको बता रहा था कि लेट नहीं आते, नहीं तो मिस हो जाता है। हाँ? सॉरी सर सॉरी। तो मैं यही इनको बता रहा था कि अगर तुम्हारा घर ऑर्गेनाइज होगा, क्लटर फ्री होगा, क्लीन होगा, हाँ, उसमें अच्छी सी मिस्ट आ रही होगी, मिस्ट, फ्रेगनेंस। और क्या इन्फ्यूजर होता है, डिफ्यूजर होता है? डिफ्यूजर सर। डिफ्यूजर। तो डिफ्यूजर में अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होगी। हाँ, तो तुम्हारा मन जो है वो निर्मल होगा। निर्मल मतलब जिसके मन में कोई मल ना हो, कोई मैल ना हो, उसका मन निर्मल होता है। और जब तुम्हारा चित्त निर्मल होता है तो तुम्हारी जो चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं तो तुम्हारी जो भी डिजायर्स होती हैं वो सब कॉन्शियस मैनिफेस्ट करता है टू कॉन्शियस माइंड एंड थ्रू योर एक्शंस। समझ में आया? नहीं आया? हैवी हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। समझ में आया बेटा? आ गया सर। अमर समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? नहीं आया? म्यूट पर हो। नहीं, नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ? नहीं किताबें पूरी पढ़ ली? नहीं नहीं, पूरी नहीं पड़ी है। नहीं हुआ?
ये क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, बस इसको लिख लो। भवन की पुत्री भावना है। अगर भवन स्वच्छ है तो तुम्हारे अंदर के मन के जो मैल है, जो विकार है, एक होता है आकार और एक होता है विकार। आकार होता है जो तुम्हारी एक्चुअल फिगर है, जो स्टेट है, और विकार होता है जब तुम अदरक हो जाते हो, वो तन्नू वेड्स मन्नू वाले। है? तो शारीरिक रूप से ही थोड़ी विकार होता है, मानसिक रूप से भी विकार हो जाता है? एक होती है प्रकृति। तुम नए हो इसलिए तुम्हें लिखवा रहा हूं, पुराने बच्चों को तो मालूम है। ये लेट लेट आ रहे हैं, बंद कर दूंगा मैं, ये रूम लॉक कर दूंगा। हेमा, ये शशि ने अभी ज्वाइन किया है। शशि वीडियो पे आओ। शशि, हाँ, जब भी आएंगे इनका नाम लेट कमर में लिख लेना। हाँ, क्लास में इनको अलाउ किया है, लेकिन स्कूल में लेट आए हैं ये लिख लेना। आज की प्रेजेंट मत लगाना। ये तो होता था स्कूल में, है ना? अटेंडेंस। अटेंडेंस कौन है? ये अटेंडेंस बोल रहा है। अमर ने बोला, बिल्कुल ठीक, अटेंडेंस लगती है। ये हेमा जी हमारे वो क्लासरूम के टीचर हैं, जो अटेंडेंस लगाते हैं। और जो पनिशमेंट करते हैं वो पीटी टीचर टाइप जो होते हैं ना, जो पनिशमेंट देते हैं, है ना, वो ये है अश्विन, ये बैठिए। मंगल फायर। नमस्कार। हाँ, प्रकृति ये थी कि आओ, आकर मेडिटेशन करो, पूजा करो, पाठ करो, कर्म करो। हाँ, ये प्रकृति थी। जो तुमने धारण किया हुआ है, उस धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाओ, यानी कि पैसा कमाओ। हाँ, तो ये हो गई प्रकृति। ठीक है। और विकृति क्या हुई कि तुमने सोचा मेरा धर्म जो है, तुम्हारा धर्म क्या है कि तुम ऑनेस्टली, शिद्दत से, अगर तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे को कोई जॉब दे रहा है या तुम्हारा बॉस कंपनी के अंदर तुम्हें कोई टास्क दे रहा है, तो यू शुड डू इट विद योर हार्ट एंड सोल। ये तुम्हारा धर्म है। हाँ? और तुम्हारा अर्थ क्या हुआ जब तुम उस टास्क करते हो, जब तुम समय देते हो अपने बॉस को, अपनी कंपनी को, अपने क्लाइंट को, तो उसके अवेज में जो तुम्हें पैसा मिलता है वो अर्थ है। ठीक है। तो इस हाँ बात का, सर। तो भवन की पुत्री हुई भावना। जैसी तुम्हारा भवन होगा वैसे तुम्हारे इमोशंस इफेक्ट होंगे। इसलिए घर को क्लटर फ्री रखना है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर करके रखना है। जाले नहीं होने चाहिए, ग्रिल्स के ऊपर रस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ? कोनों पे जो मिट्टी होती है उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो पीछे पीछे छूट जाती है ना मिट्टी सोफों हाँ, के। हाँ यहाँ पर भी है। हाँ हाँ, कर लेना। ठीक है। हाँ सर। म्यूट पे जाओ, हाँ सर। म्यूट पे जाओ, जाओ जाओ, कहाँ पे? म्यूट पे जाओ, म्यूट, म्यूट। हाँ, अब अगर जोर से आए ना ऐसे कि यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो बोल देना, क्योंकि मेरे पास आवाज नहीं आएगी। क्योंकि तुम बोलोगे मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। अपने कोई कॉपी पेंसिल लेके थोड़ी बैठे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, सब लोग म्यूट पे जाओ। जब मैं कहूंगा तो अनम्यूट हो जाना। लोकेश चला जा बेटा म्यूट। ओके। अब सिर्फ ये हेमा अनम्यूट होके बताए कि कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, क्या बात चल रही थी। तुम्हें ज्यादा ये देखना है कि तुम्हारे घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर हो। हाँ? अगर घर में कोई रोगी है, किसी को कोई डिजीज है, डिजीज का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ईज इन योर लाइफ इज कॉल्ड डिजीज। जब तुम कंफर्ट जोन में नहीं होते हो अपने, जब तुम जीवन में कंफर्टेबल मूव नहीं कर पाते हो, कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाते हो, तो वो डिजीज हो जाती है। तो इसको वैदिक वर्ड्स में क्या कहा जाता है? जब तुम्हारी प्रकृति विकृति में बदल जाती है तो तुम बीमार होते हो।
हम्म? एक होता है भ्रम, हाँ, और एक होता है भ्रम। दो तरह के भ्रम है, एक तो ब्रह्मा वाला भ्रम है और एक भ्रम वाला भ्रम है, वहम। हाँ, इसको ध्यान रखना। जब आदमी को वहम होता है ना, तो उसे कुंडली के अंदर अगर गज केसरी योग बन के, राशि परिवर्तन योग बन के, या नीच भंग राजयोग बन के किसी तरह का भी राजयोग बनता है, तो उस भ्रमवत के कारण, यानी कि जो वो भ्रम है, उसको जो वहम है, उसके कारण उसे राज रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? राज रोग। जो कुंडली उसके जीवन के अंदर राज योग बनाती है, वही कुंडली या वही वास्तु अगर डिस्टर्ब हो तो उसको राज रोग बना देता है। जैसे मैं तुमको बोलूं, अगर ईएससी मंथन का है और मंथन के एरिया के अंदर डिस्टरबेंस हो जाए, तो उसकी एनालिटिकल पावर जो है, या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या कमजोर हो जाएगी, बैलेंस स्टेट में नहीं रहेगा। और जो तुम्हारा मंथन की जो प्रक्रिया है, चर्निंग की जो तुम्हारी प्रक्रिया है, वो अगर वीक हो जाती है, तो तुम अपनी लाइफ में जो उद्देश्य उठा के चलते हो कि मेरा ये टारगेट है, उसके अंदर जो तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसेस होता है वो वीक हो जाता है। जब वो वीक हो जाता है तो जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता। जब तुम्हें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता, अब देखो कैसे ये साथ साथ कनेक्टेड है, हाँ? तो तुम्हारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि पैसा डिस्टर्ब हो जाता है, हाँ? जब तुम्हारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, तो तुम्हारा साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि तुम्हें मेंटल कॉन्फिडेंस लूज होते होता है। जब साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो तुम्हारा साउथ डिस्टर्ब होने लग जाता है, यानी कि तुम्हारा पीस, तुम्हारा नेम, फेम। फिर उस साउथ को बचाने के चक्कर में तुम साउथ साउथ वेस्ट को एनहेंस करने की कोशिश करते हो और खर्चे करते हो ब्रांडिंग के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। और साउथ साउथ वेस्ट जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि तुम्हारी स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। तुम्हारे रिलेशंस में खटास आ जाती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कोई काम करते चले थे, वो हुआ नहीं। जब तुम्हारी स्टेबिलिटी वीक हो जाती है, तो तुम्हारा वेस्ट साउथ वेस्ट वीक हो जाता है, यानी कि तुम्हें बोध नहीं आता। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है नो हाउ का है, बताया है ना, अभी पढ़ोगे तुम लोग जो नए हो उसको पढ़ लेना। हाँ, ये वेस्ट साउथ वेस्ट जब कमजोर हो जाता है, तो आदमी की सेविंग प्लस उसकी बुद्धिमता, यानी कि सोचने की शक्ति, कि उसे क्या करना चाहिए जीवन के अंदर, कौन से प्रारंभ करने चाहिए, ये उसके कमजोर हो जाते हैं। कैसा वो काम करे? जब वेस्ट साउथ वेस्ट कमजोर हो जाता है, तो तुम्हारा वेस्ट यानी प्राप्तियां कमजोर हो जाती है। जब प्राप्तियां कमजोर हो जाती है, तो तुम डिप्रेशन में आ जाते हो। जब तुम डिप्रेशन में आ जाते हो, तो तुम्हारे को ऐसा लगता है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, नॉर्थ वेस्ट। फिर जब तुम्हें लगता है कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो तुम्हारा आकर्षण लोगों की तरफ कमजोर हो जाता है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जब तुम्हारा आकर्षण लोगों की तरफ कमजोर हो जाता है, तो तुम उनसे मिलने से हिचकिचाते हो, आइसोलेशन में चले जाते हो, यानी कि नॉर्थ अपॉर्चुनिटी और पैसा। जब ये सब होने लग जाता है, तो शरीर में रोग हो जाता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और जब शरीर में रोग होता है, तो तुम्हारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, हाँ, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, परेशानी घेर लेती है हर तरफ से। ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा नहीं हो रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। फिर जब नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो जिंदगी में मजा ही नहीं आता, यानी। और जब जिंदगी में मजा नहीं आता, तो लोगों से एसोसिएशन नहीं हो पाते, क्योंकि जब कोई तुमसे मिलता है, तो अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा, तो उसे कैसे आ जाएगा? फिर वही आगे ईएससी 360 डिग्री का ये काल चक्र है। नॉर्थ तुम्हारा पीक है,
और SSW जो है वो तुम्हारा बिल्कुल लो पॉइंट है। इजी है ना? हाँ, ढूंढ लेना YouTube के ऊपर, किसी ने समझाया हो ऐसे। हाँ? ढूंढ लेना, ये वास्तुकाल चक्र कोई समझा दे तुम्हें ऐसे, इतना सरल। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे हैं। कोई एक भी इम्बैलेंस हो गया तो जीवन में पीड़ा होगी। इसलिए इन पंच तत्वों को, इन 5 महाभूतों को तुम्हें बैलेंस करते आना चाहिए। यही थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स है। कौन से हैं 5 पंच तत्व? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। किताब में है तुम्हारी। हाँ? कुछ ऐसा समझो जैसे तुम्हारे घर में एक किसी भी लॉर्ड की मूर्ति पड़ी है, किसी परमात्मा की, किसी भगवान की। हाँ? जब तक वो स्टेबल है तब तक तुम उन्हें पूजोगे। जैसे ही वो खंडित हो जाती है, तुम तो मूर्ति नहीं रखते घर में, या तो जल प्रवाह कर देते हो या मंदिर में रखाते हो किसी पेड़ वेड़ के नीचे। हाँ? तो ये तो तत्व है, ये तो तुम्हारा घर है। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो तुम अपने आपे में नहीं रह पाओगे, जैसे वो मूर्ति अपने आपे में नहीं रह पाई। और जब तुम अपने आपे में नहीं रहोगे तो तुम विसर्जन की तरफ, यानी कि डिस्पोजल की तरफ मूव करते रहोगे। क्या समझते में आया? जिसे तुम परसेप्शन बोलते हो किसी के लिए भी, हाँ? डिटेल में बात करके तुम्हें ये समझते में आएगा कि इसकी परसेप्शन क्या है, ये किस प्रवृत्ति का है, ये सुर है या असुर है। सुर वो होता है जिसकी अलाइनमेंट्स, जिसके सोचने समझने की जो शक्ति है और जो विचार है उसके, वो निर्मल हो, वो शांत हो, वो सौम्य हो, एक अच्छे मनस का व्यक्ति। और असुर वो है जिसके वही सुर, जो 7 सुर होते हैं ना, अगर वो अच्छे से बजते हैं तो एक सुंदर संगीत निकलता है, अगर उनका तालमेल सुंदर होता है तो। और अगर वो बिगड़ जाते हैं वो 7 सुर, तो वही असुर हो जाता है। क्या तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं? क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि वर्ड्स की कितनी रेलेवेंस है? जो तुम बोलते हो वो कितना रेलेवेंट है? प्रकृति, विकृति, भवन, भावना, भ्रम, भ्रम, राजरोग, राजयोग, हाँ? आकार, विकार, सुर, असुर। तो तुम जो बोलते हो वो होता है देर और सवेर, ये ध्यान रखना। और स्पेशली जब तुम मेडिटेशन करोगे अपनी वाली, जो ये पंचतत्व मेडिटेशन है, तो ये पंचतत्व मेडिटेशन जितने पंच महाभूत हैं उनको तुम्हारे फेवर में लेके आते हैं। प्लस जो मदर नेचर है, हाँ, वो तुम्हारी मदद करते हैं। प्रकृति तुम्हारी मदद करती है तुम्हारे कामों को बनाने में। प्राकृतिक रूप से होता है फिर सब। ये तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, तुम तो पैदा भी अपनी मर्जी से नहीं हुए थे और मरोगे भी नहीं अपनी मर्जी से, तो तुम कैसे कर सकते हो? कोई बता सकता है कब मरेगा? और अगर तुम्हारा बस चलता होता तो तुम बच्चे ही रहते, जवान होते ही नहीं। और अगर जवान हो गए तो जवान ही रहते, बूढ़े होते ही नहीं। तो तुम्हारे तो बस में ही नहीं है कुछ करना। जो करती है वो प्रकृति करती है, वो परमपिता परमात्मा करती है। करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। यू एंड मी, वी आर ओनली सोर्स। सिर्फ जरिया है, इससे ज्यादा नहीं है। किसी ने मुझे मैसेज किया कि अपना हाथ हमारे सर पे रखना। अरे मेरे तो खुद सर पे उसका हाथ है, मैं कैसे तुम्हारे सर पे रखूं? उससे बोलो कि वो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखे। मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर बैठी जीवात्मा जो है उससे तुम्हारा कनेक्शन स्टेब्लिश कराऊंगा। मेरा काम वहां खत्म है।
मेरा काम इससे ज्यादा का है ही नहीं। क्या तुम्हें समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे रियल टीचर है, योर रियल टीचर इज विद इन यू। तुम खुद ही अपने अनुभवों के इतने बड़े पिटारे हो, इतना बड़ा अनुभव जीवन का अपने साथ लेके चल रहे हो, और हर क्षण कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तुम्हें। तो तुमसे बड़ा गुरु तो तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी उससे कनेक्टेड नहीं हो। जब अपने अंदर बैठी जीवात्मा से कनेक्ट हो जाओगे, जब वो सुनते में आएगा, ये जो करते हैं लोग, टैरो रीडिंग करते हैं, कई लोग देखते हो टैरो कार्ड रीडर होते हैं। क्या होता है ये जो तुम्हारी भविष्यवाणियां करते हैं और सच हो जाती है? हाँ? ये अपने आप में होते हैं, ये अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, और ये तुम्हारे अवचेतन मन से कनेक्ट होकर, इनका अवचेतन मन तुम्हारे अवचेतन मन से कनेक्ट होता है, और इनके माध्यम से वो कार्ड निकलता है। इन्हें वो कार्ड रीड करते आता है, वो उसे डिकोड करके म्यूट पे चले जाएं। जो भी आए हैं अजीत, आप लेट आए हैं क्लास में, एक बार म्यूट पे चले जाएं प्लीज। तो वो क्या करते हैं, वो रीड कर पाते हैं तो वो रीड कर लेते हैं। क्या समझ में आया? जो भी कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। और मैं तुम्हारे को एक बात बता देता हूं, अजीत मेरी आवाज आ रही है आपको? अजीत जी सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा है जी। गुरु माने वो ग्रंथ किसने कहा था? गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था गुरु माने वो ग्रंथ, यानी कि जो तुम्हारी किताबें हैं, जो तुम्हारा ग्रंथ है, यही तुम्हारे गुरु हैं। ये उन्होंने, उनकी वाणी है। हाँ? जी जो तुम्हारी किताबें हैं, जो तुम्हें मिली है, यही तुम्हारे रियल जी गुरु। और जी आप थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि पीछे काफी चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर, तो जी जी कर लीजिएगा अब। और मैं थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ आपको, ताकि इसको जो है हम आगे जी पढ़। जी जी तो जो तुम्हारी वास्तु की किताबें हैं, या जो भी तुम्हारे प्रत्याचार हैं जिसके ऊपर तुम पढ़ते हो, या जो भी तुम्हारी बुक्स हैं रिलेटेड टू एनी कोर्स, एनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है, वो टैरो हो, एस्ट्रो हो, वास्तु हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, उसी को अपना गुरु मानो। और जो वो उपदेश दे रहे हैं उस शास्त्र के अंदर, उसे आत्मसार करते हुए जन कल्याण के लिए आगे बढ़ो। ठीक है? मेरा पर्पस तुम्हारे से कनेक्ट होने का सिर्फ इतना ही रहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे से कनेक्ट कराऊंगा। क्योंकि जब तुम अपने आपे में हो, जब तुम अपने आप में हो, हाँ, तो तुम पीड़ा मुक्त हो। तुम्हारी पीड़ा का कारण ही यही होता है कि तुम अपने आपे में नहीं होते हो। जब तुम अपनी प्रकृति से विकृति में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तो वो पीड़ा होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान से रख लेना। जैसे तुम चितमन में बैठे हो, बिल्कुल शांत बैठे हो, घर में एक आया, उसने पोक करना शुरू कर दिया, तुम्हें उकसाना शुरू कर दिया, कुछ कुछ बोला। जब तक तुमने उसकी बात को इग्नोर किया, तब तक तुम अपनी प्रकृति में हो। और जैसे ही तुमने बात को माइंड करते शुरू किया, दिल पे लेते शुरू किया, उसको बहुत ज्यादा गहन किया उसके ऊपर, तो तुम्हारी प्रकृति हो जाएगी। क्योंकि वो प्रोवोक कर रहा है, तुम हो रहे हो। जैसे ही गुस्सा आया, गुस्सा आते के साथ ही जुबान से कुछ ऐसे वर्ड निकल गए जिसने वो छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे दिया कि वो राई का पहाड़ बन गया। वो प्रकृति से विकृति हुई। बाद में पछतावा है कि विकृति में गए क्यों, प्रकृति में रहते तो बढ़िया थे। इस बात का ध्यान रखना। मूढ़ों के साथ, मूढ़ समझते हो ना, जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों के साथ ज्यादा व्याख्याएं करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको ज्यादा ज्ञान मत बांटना, क्योंकि उनका अभी समय नहीं है कि वो शास्त्र
अध्ययन करें। राज विद्या है, देव विद्या है, उन्हीं के ही भाग्य में होती है जिनकी अधूरी रह चुकी होती है। समझ में आई मेरी बात? उस दिन मैं एक कहानी इनको सुना रहा था, तुम लोग नए हो, तुमको सुना देता हूं। एक जंगल में आग लगती है। हाँ, एक राजा, उसको वो बुद्ध से मिलते हैं। जब वो बुद्ध से मिलते हैं तो उनके अंदर एक चेतना जागती है कि मैं प्रभु सिमरन करूं, मैं मेडिटेशन करूं। वो कहते हैं, तो वो बुद्ध से कहते हैं कि अभी तक तो मैं इतना नास्तिक था, मैं मानता नहीं था किसी को। मैं आपसे मिला, मिलने के बाद ही तुरंत से मेरे अंदर एक चेतना जागृत हुई कि मुझे ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और मुझे परमात्मा के लिए की राह पर चलना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, करो, क्यों नहीं करते हो, आगे चलो। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये हुआ कैसे? भाई मैंने तो, आज मेरी उम्र हो गई है कोई 51 साल की, 50 साल में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने कोई कुकर्म ना करे हो। मैंने कभी परमात्मा को नहीं माना, कभी मैं मंदिर नहीं गया, लेकिन ये 50वें साल में ऐसा क्या हो गया कि मैं आपसे मिला और मिलने के बाद मेरे अंदर के भाव जो हैं वो बदल गए और इस प्रकार मेरे अंदर ये चेतना जागी है, मुझे ये बोध हुआ है कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। तो मुझे आप बताएं। तो बुद्ध ने कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। तो उन्होंने कहा पिछले जन्मों के कर्म है तो मुझे बताएं आप, मैं पिछले जन्म में क्या था? बुद्ध ने कहा कि तुम पिछले जन्म में हाथी थे। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। हाथी का कर्म ऐसा हो सकता है कि उसको परमात्मा की राह का बोध हो जाए? ना उसमें बुद्धि, वो मनुष्य वाली बुद्धि थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि तू हाथी था, जंगल के अंदर आग लग गई थी एक बारी, तू भाग रहा था, भागते भागते तू थक गया, तू एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठा, खड़ा हुआ, और जैसे ही तूने किसी कारणवश अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया, तूने देखा कि तेरे पैर के नीचे एक खरगोश घूम रहा है। अब तुझे ये बोध हुआ कि अगर तूने पैर नीचे रखा तो एक खरगोश मर जाएगा। तुझे ये, तेरे अंदर ये करुणा का भाव आया कि अगर जैसे मैं भाग रहा हूं अपने जीवन को बचाने के लिए, ऐसे ही ये खरगोश भी भाग रहा है। तूने काफी देर तक उस पैर को ऊपर ही रखा हवा में ताकि वो बच जाए, वो मरे ना। थोड़ी देर बाद वो खरगोश वहां से चला गया। जैसे ही खरगोश गया, तूने अपना पैर नीचे रखना चाहा, पर तब तक तेरा पैर अकड़ चुका था और जंगल की आग तुझे घेर चुकी थी और तेरी मृत्यु हो गई। वही एक क्षण था तेरे जीवन का जो तूने मनुष्य का रूप लिया, तू मनुष्य जीवन में आया और तुझे ये बोध हुआ कि तुझे अब परमात्मा की राह पर चलना है, क्योंकि अभी तक तेरे अंदर वो जो करुणा का भाव था वो डेड था। जैसे ही तू मुझसे मिला तो वो भाव जागृत हो गया। वो काइंडनेस, काइंड वही होता है जिसके अंदर उस परमात्मा की लॉ होती है, वही काइंड हो पाता है। जो सुर होते हैं वही काइंड होते हैं, असुर काइंड नहीं होते। जब तुम्हें लगता है कि यू आर काइंड टू पीपल, that means you are blessed by universe. Kindness is symptom of you being blessed by Parampita Paramatma. गुलाब गुलाब है, तुम रोज कह लो, कुछ भी नाम दे लो, लेकिन जो गुलाब है वो गुलाब ही रहता है। तो इसी प्रकार अगर तुम लोग शास्त्र पढ़ रहे हो, इस देव विद्या को ग्रहण कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसे तो नहीं इतनी दुनिया के अंदर तुम्हारे अंदर ये भाव आए कि तुम इस शास्त्र को पढ़ो, इस विद्या को ग्रहण करो। जो भी पर्पस हो सकता है, किसी को वास्तु में ऑकल्ट के अंदर शुरू से इंटरेस्ट हो सकता है, कोई अपनी एजुकेशन को एनहेंस करने आ सकता है, कोई एज अ हॉबी आ सकता है,
कोई ये सोचता है कि मैं अपने घर का ही उपचार कर लूं, कोई जीवन में पीड़ा के से युक्त होता है तो वो सोचता है कि शायद इससे मेरी पीड़ा का निवारण हो जाए, बहाना चाहे कोई भी हो, लेकिन मूल ये है कि तुम पढ़ रहे हो शास्त्र। कोर इज दैट यू आर इनटू इट नाउ। जितनी प्योरिटी के साथ, जितने निर्मल मन से तुम इस शास्त्र को पढ़ोगे, तुम इस विद्या को पढ़ोगे, उतनी ही जल्दी ये आत्मसार हो जाएगी। नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस है इसके अंदर। ये करते की, सुनते की, देखते की, लिखते की और बोलते की विधा है। पंच तत्व हैं और यही वो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जिन तत्वों को तुमने बैलेंस कर लिया तो तुम किसी के भी घर का वास्तु करने जाओगे, यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन इट। बस नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा अपने दूर रखना। एक पत्थर बाद में सुनाऊंगा, लंबा हो जाएगा सेशन। पत्थर की आत्मकथा फिर किसी दिन सुना दूंगा। बच्चे हंसते हैं जैसे ही मैं कोई स्टोरी सुनाता हूँ। ये पुराने हैं ना, इन्हें मालूम है 2 घंटे लगा देगा। तो मेरा जो नए हो तुम लोगों से ये मेरा आग्रह है कि तुम इसको बड़े ही निर्मल मन से पढ़ो और क्वेश्चंस वो पूछना जो रिलेटेड हो, रेलेवेंट क्वेश्चंस। इरेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा ही नहीं। बिना नक्शे के ना मैं वास्तु करता हूं और ना मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि तुम वास्तु करो। बेस्ट इज कि लेट्स बी प्रैक्टिकल। आज तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहता है? नाड़ी पकड़ के थोड़ी तुम्हारा इलाज कर देता है। सिर्फ वो कहता है ये एक टेस्ट कराओ, बीमारी की डिटेलिंग हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या है, प्रॉब्लम है कहाँ एग्जैक्टली। जब वो स्कैनिंग होती है तो उसकी एक रिपोर्ट निकल के आती है। तो वही डॉक्टर हो जो उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो या पढ़ पाओगे आने वाले टाइम में। जो क्लेमेंट नहीं कर पा रहा है वो तुम कर पा रहे हो। जहां पीड़ा होगी वही उपचार करना है, सारे घर को उतल पुतल नहीं करना। किसी के घर के अंदर दीवारें नहीं तोड़वानी है। जो हमारी रेमेडीज है वो विदाउट डेमोलिशन रेमेडीज हैं। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण का जो टॉयलेट होता है उसको हम जरूर निकलवाते हैं, क्योंकि टॉयलेट का एट्रीब्यूट डिस्पोज होता है और ईशान कोण जो होता है वो वास्तु पुरुष मंडल के अंदर वास्तु पुरुष का सर होता है। और जिसके सर पर ही टॉयलेट हो जाए, गंदगी आ जाए, मल आ जाए, वो जीवन में कहाँ तरक्की करेगा। तो इसका एक तो जरूर ध्यान रखना इस चीज का कि ऐसे ही कहीं पर भी उपचार नहीं करना। टेलीग्राम में ऊपर टॉप से लेकर मैसेजेस पढ़ते जाना। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है वॉइस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। उसको जब तुम पढ़ोगे, अपना कोर्स पहले कंप्लीट कर लेना। जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से पकड़ते में आएगी चीजें। फिर मैं तुम्हारे साथ केस स्टडी करवा दूंगा, 10-15 केस स्टडी तो करवा ही दूंगा ताकि पकड़ अच्छे से बन जाए। अपने घर का वास्तु खुद से नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि तुमसे होगा नहीं। डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन खुद नहीं करता, उसके हाथ कांपते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, वो जो स्ट्रिंग होता है, वो पाश बोलते हैं उसे। जैसे नाक पाश होता था ना, ऐसे ही इमोशनल पाश होता है। तुम बंधे होते हो उसके अंदर, तुम्हारे हाथ कांपेंगे अपनी चीज बाहर फेंकने में, और ये तो इतनी महंगी लेके आए थे। वो पाश है, इमोशनल पाश। तुम 10 बारी सोचोगे, 100 बारी सोचोगे किसी भी चीज को, तुम बोलोगे अरे ये इतने सालों से यहां पड़ा है, पीड़ा नहीं दे रहा, ये थोड़ी पीड़ा देगा। समझ में आया? अपने घर का वास्तु करना सबसे टफ है। जब कर लो कोई 50-60 केस स्टडी, फिर सोचना। अपनी अपनी केस स्टडी पे वर्किंग करना, बार चार्ट बनाना, तुमने क्या फाइंड किया वो ग्रुप में डाल देना। ग्रुप में सीधा मैसेज नहीं जाते हैं,
फोटोग्राफ्स और वीडियोस और ये सब, तो ईशा जी के नंबर पे उनको कह देना कि ये ट्रांसफर कर दो ग्रुप में, मैं उसको एनालाइज करूंगा। अगर वो अप्रोप्रिएट होगा तो वो ग्रुप में जाएगा, इनकम्प्लीट होगा तो वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए वर्किंग प्रॉपर, क्योंकि अगर तुम अच्छे से लिख नहीं सकते हो तो क्लाइंट को उपचार क्या दे दोगे? अच्छे से सुन नहीं सकते हो तो उसकी बात को अपने जहन में कैसे उतारोगे कि उसे पीड़ा क्या है? अच्छे से बोल नहीं सकते हो तो कंसल्ट कैसे करोगे? अच्छे से देख नहीं सकते हो, हाँ? तो तुम उसके घर में जाके ऑब्जर्वेट, जो ऑब्जर्व करने की विधा है, तुम उसको अप्रोप्रिएटली नहीं कर पाओगे। इसलिए वास्तु में बोलते की, देखते की, करते की, सुनते की और लिखते की इंपॉर्टेंस है। इस बात का ध्यान रखो। ये 5 उंगलियां, पंच तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब जो है 5 ही क्यों है? यही वो 5 हैं जो मैं तुम्हें भी बताया है। 6 क्यों नहीं हुए? बोलना, सुनना, लिखना, कहना, और करना, ये वो 5 हैं, एट्रीब्यूट्स हैं ये जीवन के। तुम अच्छे लिसनर नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है, तुम अच्छे बोलने वाले नहीं हो, अपनी बात रखने वाले नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है, तुम्हें अच्छे से सुनता नहीं है, कोई कुछ कह रहा है तुमने कुछ और सुना, ये भी प्रॉब्लम है, तुम अच्छे से लिख नहीं सकते हो, ये भी प्रॉब्लम है, अगर तुम अच्छे से देख नहीं सकते हो तो तुम समझ नहीं सकते हो, ये भी प्रॉब्लम है। तो इन 5 एलिमेंट्स को जब बैलेंस करोगे तो तुम अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट हो जाओगे। यही वो पंच तत्व है। ठीक है, इसके लिए मेडिटेशन जरूर करो। जितनी मेडिटेशन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ग्रुप में ही ऊपर पिंड है पंचतत्व मेडिटेशन, पंचतत्व मेडिटेशन करो और एटलीस्ट दिन में एक बारी जरूर करो। शुरू में थोड़ा असहज होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, उसको फिर मजा आने लगेगा, फिर अपने आप से बात करते आएगी, है? ये जो दृष्टा है, यानी कि जो देखने की विधा है, इस दृष्टा को की जो धारा है, इसको जो तुम बाहर की तरफ प्रवाह करते हो, अब इसको उल्टा बहाओ, है? इसको अंदर देखो, मामला सारा अंदर है, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारे साथ चक्र लाइंड है तो तुम बैलेंस स्टेट में हो। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे अंदर हैं, दबे हुए हैं। अगर घर में एनर्जियां दबी हुई हैं तो तुम्हारे इमोशंस दबे होंगे तुम्हारे अंदर। अगर तुम खुल के जी रहे हो, कैसे आदमी बताएगा? आदमी देख के पता चल जाता है कि घर में पीड़ा कहाँ है। ये तो बच्चे लोग जो पुराने हैं, इन्होंने केस स्टडी करी है, तो इनको मालूम है जब ये क्लाइंट बोलता है क्वेश्चन तो बता देते हैं कि पीड़ा यहाँ पर है। क्योंकि क्लाइंट कौन हुआ? भगवान का रूप हुआ, यही कहते सुनते में आया है ना? क्लाइंट भगवान का रूप है ना, यही कहते हो ना? ग्राहक भगवान का रूप है? तो भगवान की वाणी ब्रह्मवाणी, और भगवान झूठ थोड़ी बोलेंगे पीड़ा कहाँ है। तो जो मैंने तुम्हें लिख के भेजा है, सवाल का जवाब ही सवाल में मिलने लगा, ये हर कॉन्टेक्स्ट में लाइफ के वास्तु से रिलेटेड याद रखना कि जब सवाल करोगे या करेगा क्लाइंट, तुम करोगे और वो बताएगा तो उसका जवाब भी उसी में मिलेगा। जब वो अपनी पीड़ा बता रहा होगा, यू विल गेट द रेमेडी। उस पीड़ा में धीरे धीरे अभ्यास करोगे, आ जाएगा, प्रैक्टिस का विषय है। और ज्यादा स्ट्रेस लेके मत पड़ो। कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप में डाल देना। अगर ग्रुप में समझते में नहीं आएगा तो अपन सेशन कर लेंगे, ऑनलाइन सेशन कर लेंगे, उसमें सबको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछो। हाँ पूछो, अनम्यूट कर लो। सर मैं लेट आया था थोड़ा, तो उससे पहले कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन तो नहीं हुआ था ना सर? जब आप आए थे तो मैंने रिपीट कर दिया था जो हो रहा था। भवन
भावना, ये सारा कुछ जो था। ठीक है सर। भवन की पुत्री है भावना, ये जी क्वेश्चन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था जो मिस कर गए। ठीक है सर। मिस नहीं होने दूंगा, और अगर हो भी गया तो इतनी बारी रिपीट करता हूँ, इतनी बारी रिपीट करता हूँ, कहीं ना कहीं वो सिरा वापस हाथ में आ जाएगा। आ ही जाएगा। है? क्योंकि तो 60 डिग्री है चक्र, तो दुनिया गोल है, घूम के आना ही है वही। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा तुम्हारा मनोभाव होगा वैसे ही पात्र बनोगे इस शिक्षा को लेने के। असुरी मनोभाव होगा तो असुरी सुर होगा, तो फिर पूरे सुर ताल लय में गाओगे इस विद्या को, मजे में मौज में, जैसे मैं गाता हूँ ऐसे। हाँ, कोई और क्वेश्चन? हेमा, तुम्हारा कोई डाउट था? तुमने चिट्ठी लिख दी डाउट के ऊपर इतनी बड़ी। मैंने पढ़ी भी नहीं, सच्ची बोलो, क्योंकि मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता है इतना सा। मेरे से तो तुम कंक्लूड, मेरे से जब बात करो तो पहले बोल देना कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। जैसे कल ये अश्विनी ने मुझे कुछ प्रेजेंटेशन भेजी थी, तो मैंने अश्विनी को क्वेश्चन किया था कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रेजेंटेशन को देखूं, क्योंकि मुझे देखने में इजी होगा ना। तो फिर इसने मुझे बताया कि ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है किसी क्लाइंट के लिए। तो मैंने फिर उस नजरिए से उसमें देखा, और उसमें जो भी मुझे लगा एक पॉइंट पे मैंने अश्विनी के साथ रेस किया कि यहाँ पे रिक्लाइनर सोफे क्यों नहीं है। तो अश्विनी ने फिर मुझे समझाया कि यहाँ रिक्लाइनर इसलिए नहीं है क्योंकि क्लाइंट चाहते नहीं थे यहाँ रिक्लाइनर। तो ऐसे, क्योंकि अगर तुम्हारे को क्लियर होगा कि तुम्हें देखना किस दृष्टि से है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, फिर तुम वो चीजें पकड़ पाओगे। अदरवाइज तुम्हें डिजाइन देख देख के कहता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर क्योंकि ये क्लाइंट के लिए एक इंटीरियर प्रेजेंटेशन थी, इसलिए वो प्रेजेंटेशन मैं तुम लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी बनाई है, बड़ा ही अच्छा काम किया है वास्तु के हिसाब से। हाँ जी हेमा, क्वेश्चन पूछो। पहले तो एफआईआर। एफआईआर में 3 चीजें हैं। एक तो हमारा एफआईआर होती है क्लाइंट की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जी उसे सर। क्या कह रहा है क्लाइंट की, उसे पीड़ा क्यों हो रही है, इसको अपन। सर एक आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशनशिप इन फैमिली, एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर्स एंड डिले इन डॉटर्स मैरिज। डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप इन फैमिली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड डिले इन मैरिज। हाँ, यस तो सर। तुमने क्या फाइंड किया उसके अंदर, ये बताओ। सर मैंने अगर जैसे फाइंड किया था ना, तो डिस्टर्ब रिलेशंस के लिए भी SW है और डिले इन डॉटर मैरिज के लिए भी SW है। और जब हम बार चार्ट पे जाते हैं तो SW जो है वो बिल्कुल बैलेंस है, वो SW बैलेंस है। और अगर हम ऐसे बात करें कि बैलेंस है तब, और ये FIR की जो भी प्रॉब्लम्स है वो SW से रही हैं। SW में एक्टिविटी क्या हो रही है वो देखो। SW में एक्टिविटी हमारी कुक टॉप है सर। क्या हुआ फिर? कुकटॉप क्या हुआ? फायर। रिलेशन के बिल्कुल सर। फायर है तो रिश्तों में आग लग रही है, ये तो यस सर। बोल रहे हैं, तो दोष हो गया यस ना। सर। तो सर लेकिन फिर ये बार चार्ट में बैलेंस क्यों दिखा रहा है? हाँ, बार चार्ट में थोड़ी आएगा कुकटॉप है। बार चार्ट में तो जमीन की एनर्जी आ रही है। लेकिन मैंने क्या बोला? एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन, AOL, इसको याद रखना। एक्टिविटी क्या हुई, वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है? कुक टॉप किचन। ऑब्जेक्ट क्या आया? कुकटॉप। लोकेशन फायर। साउथ वेस्ट की। हाँ। तो रिलेशन के जोन में अगर फायर जागृत होगी तो क्रोध होगा ही होगा। फायर क्रोध होता है, अग्नि होती है। ठीक है, ये ध्यान जी रखना। सर। जी सर। तो रिलेशन में आग लग रही है। अब NNW में क्या था देखो। NNW में सर वही है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर एंड कपल लूज अट्रैक्शंस। नहीं नहीं, दिशा में क्या है? एक्टिविटी देखो क्या हो रही है। एक्टिविटी, ओके, एक्टिविटी इसमें WC सर। फिर अब WC, अब तुम अगर NNW का बार चार्ट देखोगे तो वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल की बैलेंस है, तो तुम वहां क्या उपचार नहीं करोगे? ऑब्जेक्ट क्या आ गया? एक्टिविटी क्या हो गई? वहां पे डिस्पोज की एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जी जो सर। एट्रैक्शन है रिलेशनशिप में वो डिस्पोज हो रहा है। जी सर। हाँ, जो जी अट्रैक्शन सर। है वो डिस्पोज हो रहा है। फिर बार चार्ट भी देखेंगे, इम्बैलेंस है तो पट्टी लगा के उसको बैलेंस भी करेंगे, साथ में WC को भी ब्लॉक करेंगे। जो लोग नए हैं पूछो प्रश्न। अमर पूछो बेटा। सर केस स्टडी फर्स्ट में जो
एसएससी में जो बेड था वो एस पे क्यों शिफ्ट किया, वो समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि उनको रिलैक्सेशन चाहिए होगी, नेम फेम चाहिए होगा, रिलैक्स नहीं हो रहे होंगे। हाँ? अभी समझते में हाँ आएगा जब केस स्टडी सर। और एक बात थी सर कि यहाँ पे अफेयर जो है वो पति पत्नी के बीच रहेगा। पति पत्नी के बीच अफेयर नहीं होता, रिलेशन होता है। और वो एक्स्ट्रा क्या उसको कहते हैं, बाहर का। हाँ हाँ, बाहर वाली। हाँ हाँ हाँ, बाहर वाले वैसा। और यहाँ पे लड़की भी है, किसकी लड़की है? जिसकी मैरिज अभी डिले हो रही है। हाँ हाँ, साउथ वेस्ट में किचन है हाँ इसलिए डिले हो रही है। हाँ नॉर्थ में क्या हाँ। है देखो। तो हाँ, उसका भी हो सकता है। क्या? किसी का बॉयफ्रेंड भी। शादी ही नहीं हुई। वो ट्रेस कैसे करेंगे कि किस वजह से हो रहा है, खाली शादी। एक चीज। हाँ, वो दोष देखने की प्रक्रिया है, वो तुम्हें केस स्टडी में बताऊंगा कैसे देख। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में देखो हाँ बेटा, सर। क्या है इस घर में, नॉर्थ ईस्ट में क्या है देखो इस केस स्टडी। स्टेयर कैसे। स्टेयर केस है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है। क्लॉकवाइज है सर, वो दबा रही है आ रही उस है, जोन को। क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज चाहिए थे। एग्जैक्टली हाँ exactly. बहुत अच्छे अमर, अच्छे से पढ़े हो, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज चाहिए थी। अब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज हो गई है, तो जो ऊर्जा है वो अंदर की तरफ दब गई है उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड की। और जब ऊर्जा अंदर की तरफ दब गई है तो नॉर्थ ईस्ट जो है, जिसको कहते हैं ना परिवार के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में एक दिग्पाल होते हैं जिनका नाम होता है ईश, इसलिए उसे ईशान कौन कहा जाता है। ये 8 दिशाओं के 8 दिग्पाल हैं। दिग्पाल यानी कि प्रोटेक्टर, उस दिशा का ओनर कह लो, प्रिंसिपल कह लो, ठीक है। और ईश वहां के दिक्पाल हैं। दिक्पाल क्योंकि वहां पे उनकी ऊर्जा जो है वो क्लॉकवाइज हो गई है, यानी कि दब गई है। इसके करते उनको बोध नहीं होता है, उनको इंसाइट नहीं आती है, जीवन में समझते नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसकी वजह से वो ब्लेम करते हैं परमात्मा को कि कृपा नहीं हो रही है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स कम है। जबकि दोष भूमि का है, घर पर है। बिल्डिंग का है, तो इसको ठीक करेंगे। और क्या है देखो जरा, एनडब्ल्यू में क्या है देखो। म्यूट पर हो अमर। हाँ, एनडब्ल्यू में शार्प यहाँ पे दिखा है। शाफ्ट है, शाफ्ट आने हाँ से हो गया, सपोर्ट का जोन है। दिशा जो है वो सपोर्ट की है, रिश्तों में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, बोध नहीं है, एग्रेशन है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, वैसे। दूसरी बात यह है कि बिटिया की शादी नहीं हो रही है। जब इसकी डिटेलिंग करी तो पता चला रिश्ते आते हैं पर रिश्ते समझते में नहीं आते। अब समझते में नहीं आते रिश्ते, तो मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है, वो दिख रही है, इसलिए रिश्ते कोई पसंद नहीं आता। इसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ, अब जब तुम किसी के रिश्ते के लिए वास्तु करोगे तो जिसके लिए रिश्ते की वास्तु कर रहे हो पहले उससे पूछ लेना उसने शादी करनी भी है या नहीं है, ये ध्यान रखो। पूछ लेना बेटा शादी करना चाहते हो, 100 में से 90% बोलेंगे नहीं भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ या मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो वास्तु नहीं करने का। फिर वास्तु कराना, अब फीस तो लोगे ही ना, है ना, छोड़ोगे थोड़ी। तो वास्तु उसकी जॉब से रिलेटेड कराना। नॉर्थ ईस्ट इतना हाँ, क्लियर कर देना कि घर वालों को समझ में आ जाए कि बच्चे की फीलिंग क्या है। ओके सर। कुछ मिथ हैं, चलने दो उनको, ऐसे ही जीने दो। हाँ ठीक है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? और कोई पंच महाभूत? सभी तो हो तुम, कोई एयर है, कोई वाटर है, कोई फायर है, कोई स्पेस है। अब देखो तुम्हें एक बात बताता हूं बड़ी मजेदार। क्या नाम है? शशि। शशि की कुंडली में मंगल देखो कितना स्ट्रांग होगा। शशि कभी कुंडली दिखाई है? हाँ?
कुंडली है तुम्हारी? बनाई नहीं? डेट ऑफ बर्थ टाइम वाइम पता है कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ पता है सर, वो भी एक्चुअल है या नहीं है, आई डोंट नो सर। नहीं नहीं, एक्चुअल तो होगा, आए हो पृथ्वी पे। नहीं, बहुत पहले क्या करते थे कि जब स्कूल में डाला है उस टाइम जो रिकॉग्नाइज कर दिया है, जो डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दिया है। वो हाँ, वो कईयों के साथ है वो। जी, तो शायद वैसा ही कुछ है। घर में पूछते हैं मदर से तो बोलते हैं बारिश आई थी तब ये हुआ था करके। हाँ, अभी अभी बताता हूँ, रुको, अभी मेरे बच्चे ही बताते हैं। तुम में से प्रश्न कुंडली कौन बना सकता है अभी तुरंत से? मैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूँ सर, डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ा ये रुक जाओ, मेरे बच्चे जो हैं जीते हैं ये। ओके। बनाओ हेमा, प्रश्न कुंडली बनाओ अभी। तुम जिस स्थान पर हो वो डालना। और मंगल की स्थिति मुझे बताना कहाँ है। आपने क्या पूछा है? मंगल ना सर, मंगल मंगल मार्स कौन से इज भाव? सेकंड हाउस सर, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में है, कितने डिग्री का है? 24 डिग्री 56 मिनट। और कौन से प्लेनेट उच्च के हैं, कौन से प्लेनेट नीच के हैं? सर गुरुदेव है डिप्लेटेड, बाकी डिप्लेटेड भी हैं और रेट्रोगेट भी हैं, बकरी भी है। उच्च का है? हाँ जी, नहीं उच्च का है सर। कोई? मंगल की दो राशियां कहाँ हैं, चौथे में और 11वें में? मंगल की दो राशियां, हाँ चौथे में। चौथा घर किसका होता है? चौथे में और 11वें में। चौथा घर किसका अश्विनी। होता है? वास्तु का होता है सर, फोर्थ हाउस। फोर्थ और 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है। इसको कनेक्ट करो जरा, जल्दी से करो, क्योंकि बच्चा लोग जितने इन्होंने जाना है इनका कोई लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी से। तो मैं ऐसे ही बैठ सर जाता हूँ मैं भी। फुलफिलमेंट उसमें बैठे हुए हैं, मतलब 11th राशि जो है, वैसे सेकंड तो धन जो आएगा हमारा, फर्स्ट जो हो गया वो वास्तु का मतलब माँ का हाउस हो गया, और 10th हाउस हमारा बिजनेस से रिलेटेड हाउस हो गया, और जो हमारा सेकंड हाउस है वो धन के लिए हो जाता है। सर वो लाभ स्थान का मालिक है और घर का भी वो हो गया, तो ये इसको लाभ वाला लाभ ही लाभ मिलेगा। मंगल से लाभ मिलेगा, तो मंगल कुंडली में क्या हुआ? अच्छा, योग कारक हुआ। यस। मंगल कुंडली में योग कारक हुआ। और मैंने क्या कहा था, इसका मंगल कैसा होगा? कहाँ है ये? उच्च का होगा मंगल, आपने कहा था। मैंने उच्च का वर्ड नहीं यूज किया था। नो, मैंने उच्च का नहीं, मैंने कहा था मंगल स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा। हाँ, स्ट्रांग होगा, करेक्ट। मैंने उच्च वर्ड नहीं यूज किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, तुम वर्ड्स को मेरे पकड़ना, हाँ, और ऐसे ही अपने वर्ड्स को भी टैंग करना, हाँ, ये ध्यान रखना। वर्ड्स का बड़ा हेर फेर हो जाता है 2 मिनट में वैदिक विद्याओं में। राइट। कह रहा हूँ स्ट्रांग, तुम कह रहे हो उच्च, दोनों में फर्क आ गया यहीं पर ही। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, और ये करता भी होगा, तुम हनुमान जी की पूजा करते हो क्या? हाँ, आ गया मजा? ये है वैदिक विद्याओं की पावर, कि आदमी देख कर तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या करता होगा, और इसका कौन सा प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग होगा। पर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। मंगल फायर होती है, तुम्हें वास्तु में भी बता देता हूँ। जो आदमी बोलने में, जिसकी वाणी जो है फायरी हो, देखने में फायरी हो, समझ लेना देखते के साथ ही इसका मंगल कुंडली में भी स्ट्रांग है। देख लो इसको, सब लोग, वीडियो में दिखता है क्या ये? है ना फायरी? बात करने में भी। क्या करते हो? डिफेंस है हूँ सर। मुझे लगा ही था। अब देखो, मंगल वाला डिफेंस में, यही पढ़ाया था तुमको। जी सर। जी सर। मंगल वाला डिफेंस में सूर्य कहाँ बैठा है देखो हेमा? इन 5th हाउस। 5th हाउस 11th को एस्पेक्ट कर रहा है बैठा हुआ। राशि कौन से घर में, कौन से भाव में है सूर्य की दूसरी?